बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बोर्ड पे आप देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर जो ना हम इंट्रोडक्शन बताएंगे, यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस तक, यानी कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी बातें जो है ना इस वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है ना। तो बेटा क्या होता है कि कोई भी चैप्टर को जो ना सबसे पहले हमें चैप्टर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उस चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें हैं। ठीक है ना। तभी जो है ना हम उनके सवालों को हम आराम से करके देख सकते हैं। तो पहले तो चैप्टर पता होना चाहिए ना कि चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना? तो इस वीडियो के अंदर जो है ना वो सारी बातें हम बताएँगे। तो बेटा इस वीडियो को आप पूरा देखो। ये नहीं कि 2 मिनट देखा, 3 मिनट देखा और उससे आपको पूरी नॉलेज मिल गई, ऐसा नहीं होता। इस वीडियो को आप देखो, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करो और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक भी कर रहे हो और साथ-साथ आप इसको कमेंट भी करो, ठीक है ना? और जो भी बच्चा बेटा अभी नया जुड़ा है इस चैनल पे, तो अगर बेटा वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक भी करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है? और दोस्तों के साथ तो आप शेयर कर ही दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो इसको अच्छी तरह से देखो, ये सारी बातें मैं आपको इसके अंदर बेसिक से लेकर एडवांस तक इस चैप्टर में क्या-क्या चीज़ें हैं, वो हम बताने वाले हैं, ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं। अब जैसा कि बेटा आप देख रहे हो चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। तो सबसे पहले ना हम बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन बेटा आपने ना 7th में 8th में भी पढ़ी होगी। जिस तरह से मैंने एक एग्जांपल दिया आपको x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, या मैंने कहा इस तरह से मैंने एक इक्वेशन लिख दी। ये इक्वेशन आपको जो दिख रही है इसमें देखो x वेरिएबल है, यहाँ देख सकते हो। ये जो इक्वेशन है ना बेटा ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये आपने 8th वगैरह में 7th वगैरह में खूब पढ़ पढ़ के देखा है, इसको सॉल्व करके देखा भी होगा आपने, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये देखो आप, क्योंकि इसमें एक ही टाइप के वेरिएबल है आप देख सकते हो, ठीक है ना। और आपको ये भी पता होगा कि जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है उसका बेटा यूनिक सोल्यूशन निकलता है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब ये है एक ही आंसर निकलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो आप, जैसे मान लो ये सवाल है x प्लस में 4 इज इक्वल टू 6 है। इसको जब मैं आपको सॉल्व करने के लिए बोलूँगा तो आप इसको ईजिली कर दोगे। आप 6 4 को इधर ले जाओगे तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2। तो देखो आप एक ही आंसर निकल रहा है ना। तो ये तो बेटा लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। अब लीनियर इक्वेशन वैसे तो आपको पता ही है कि बेटा वेरिएबल की जो पावर 1 होती है ना, जिसकी डिग्री 1 होती है, वही लीनियर इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन जो है ये तो वन वेरिएबल वाला है, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन जो है इन वन वेरिएबल उसका यूनिक सोल्यूशन निकलता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमें ये तो नहीं पढ़ना ना, हमें तो पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कौन सी होती है? तो जैसा कि मैंने कहा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब दो अलग टाइप के वेरिएबल हमारे होने चाहिए, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह दूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पर दो टाइप के वेरिएबल हैं, एक x है एक y है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। तो उसकी जनरल फॉर्म होती है बेटा ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये आपकी जो है जनरल फॉर्म होती है, ठीक। और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। तो ये हमारा जो है, और बी भी चलो कर देते हैं हम, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ए बी जो है ना वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब आप देखो ये जो हमारा ए है, ये जो हमारा बी है और ये जो हमारा सी है, तो ए बी और सी जो है वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और ए बी सी हमारे रियल नंबर्स होते हैं और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये तो बात थी बेटा हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, ठीक है। लेकिन चैप्टर क्या है हमारा? चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
अब देखो बेटा, बात हो रही है हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगर मैंने कहा एक लीनियर इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, उसकी जनरल फॉर्म, कहने का मतलब ये है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। एक और लिख देते हैं क्योंकि पेयर की बात हो रही है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने लिख दी। ये चीज़ ध्यान रखना बेटा कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये मत सोचना कि क्या नाम है, ये देखो, सी को मैंने उधर लिख दिया, वो तब भी बात वही है। सी को मैं उधर लिख दूँ तो भी बात वही है। आप इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है, दोनों तरीके से आप लिख के देख सकते हो उसको। तो ये हमारी बेटा दो इक्वेशन है। अब आप देखोगे कि इन दोनों इक्वेशनों में कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है, क्योंकि दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो ए है ना, ए बी सी, इसको मैं कह देता हूँ ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। अब इससे ये पता चल गया कि बेटा ये जो इक्वेशन है ना, ये पहले वाली है और ये है आपकी सेकंड। ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर की हो गई, ये आपकी सेकंड नंबर की होगी। तो हमें तो ना पेयर की बात करनी थी ना। अब आपको ये भी पता है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, यदि इसको जो है, यदि आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो तो सीधी लाइन होती है। ठीक है। जब इसके सॉल्यूशन निकालोगे, सॉल्यूशन निकाल के जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हो ना, 9th क्लास में पढ़ा भी होगा आपने, तो सीधी स्ट्रेट लाइन बनती है। अब हमारे पास तो दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन है तो इसका मतलब हमारे पे दो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखनी है बात। ठीक। अब बेटा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, इसके दो मेथड होते हैं निकालने के। ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के दो मेथड से है जो है हम इसको निकालते हैं। तो पहला जो मेथड है हमारा, वो है हमारा ग्राफिकल मेथड। आपको ध्यान रखना है, ग्राफिकल मेथड। और दूसरा मेथड है हमारा एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है। इस चैप्टर के अंदर ये दोनों मेथड आप जानोगे, ग्राफिकल मेथड भी, एल्जेब्रिक मेथड भी, दोनों मेथड। ठीक है ना। तो सबसे पहले ना हम ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो एल्जेब्रिक मेथड है, एल्जेब्रिक मेथड में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे। एल्जेब्रिक मेथड में आप एक मेथड पढ़ोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। दूसरा आप पढ़ोगे एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा जो है इसमें मेथड है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है। वैसे बेटा ये जो तीसरे नंबर वाला जो मेथड है वो तो कटा हुआ है आपका। ठीक है। लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा आपको कि तीसरा मेथड किस तरह से करते हैं। नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना, भले ही कट गया तो क्या हो गया, लेकिन कम से कम पता तो रहे आपको कि तीसरा मेथड क्या है। ठीक है। ये सिलेबस में आपका कटा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये तो हम बताएंगे बाद में, अभी सबसे पहले हम बताएंगे ग्राफिकल मेथड। ठीक है। अब जैसा कि बेटा आप ये देख रहे हो, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म मैंने लिख रखी है। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये तो है हमारा A1 A2, और उधर है हमारा B1 B2, और एक है C1 C2। ठीक है। ये चीज़ें हमें दे रखी हैं, ये देखो, ये चीज़ें हमें दे रखी हैं। ये तो जनरल फॉर्म लिखी हुई है, अभी इक्वेशन बता के भी आपको समझाएंगे कि कैसे। अब जो ग्राफिकल मेथड में आप ध्यान रखो बेटा, यदि यदि अब जैसे कि मैंने बताया ना आपको कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी स्ट्रेट लाइन होती है। तो हमारे पे दो इक्वेशन है तो दो लाइन है। तो जब हम दो लाइन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो बेटा तीन तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो वो ग्राफ पे वो लाइन इंटरसेक्ट हो जाएंगी, जब इनके सॉल्यूशन निकालोगे ना, सॉल्यूशन लगा निकाल के जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे, तो यह हो सकता है कि वो कट जाएं आपस में, या हो सकता है कि वो पैरेलल हों, या हो सकता है
कि वो कोइंसिडेंट हो, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ जाए, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो, कोइंसिडेंट हो। तीन तरह की पॉसिबिलिटी हमारी बनती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या होता है कि अब हम बिना सॉल्यूशन के कैसे पता लगा लें कि ग्राफ पे वो इंटरसेक्ट हो रही है, कि वो पैरेलल हो रही है, कि वो कोइंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना। तो हम इनके क्या करेंगे, रेशो को कंपेयर कर लेंगे। तो रेशो को कंपेयर करने का तरीका समझ लो। मैंने कहा बेटा यदि यदि A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, ये ध्यान रखनी बात। यदि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं होगा तो वो समझ लेना कि वो ग्राफ पे इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और यदि वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो उसका बेटा यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि एक ही सॉल्यूशन होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो आप, यदि A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2 के, यदि ये कंडीशन होगी तो समझ लेना कि वो पैरेलल होगी। और यदि पैरेलल है, जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका, तो समझ लेना कि उसका नो सॉल्यूशन है। बस ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। कोइंसिडेंट लाइन में देखो क्या होगा, यदि जब हम रेशो को कंपेयर करेंगे, ये रेशो को कंपेयर की बात हो रही है। यदि बेटा A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2 होगा, तो समझ लेना कि वो जो है, जब हम उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे दोनों लाइन को, तो कोइंसिडेंट होगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी। तो जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी तो इसके तो बेटा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इतने सॉल्यूशन निकल जाएंगे कि गिन भी नहीं पाओगे, कहने का मतलब ये। तो समझ लो कि जब एक उस पर इंटरसेक्ट करेगी तो एक सॉल्यूशन, पैरेलल है कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। अब इसको ना, इसके रेशो को कंपेयर कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। हो सकता है ऐसे आपको ना समझ में आ रहा हो कुछ बच्चों को, तो मैं आप एग्जाम्पल लेके जो है ना आपको समझाता हूँ। अब देखो बेटा, तीन सवाल जो है ना, मैंने तीन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने लिख दी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, यानी कि इसको कंपेयर कैसे करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले ना, तो इसके ABC देख लो क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। पहले वाले में देखो आप, A1 क्या है बेटा, ये आपको पता ना A1 है तो ये 5 है, A2 क्या है 7 है। इसमें देख लो आप, B1 क्या है -4, माइनस लगा देना, ठीक है। और ये प्लस का 6 है तो 6 लिखना है, ठीक है। C1 इसमें क्या है 8 है, C2 क्या है -9 है। अब यहाँ पर आप देखो कि क्या A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 है क्या, देख लो आप, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है, देख लो चाहे, क्या 5/7 जो है -4/6 के इक्वल है क्या, नहीं है ना। भले चाहे इसको काट दो आप, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो भी क्या इक्वल है क्या, नहीं है ना। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ग्राफ पे क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, और इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से रेशो को कंपेयर करके आप देख सकते हो। सेकंड वाले में भी देख लो आप ऐसे करके, ठीक है। इसमें भी देखो क्या है, A1 की वैल्यू 9, A2 की 18, B1 की ले लो 3, B2 की क्या है 6, C1 की 12 है, C2 की आपकी 24 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख लो आप, A1 A2 क्या है 9/18 है, तो ये तो कट रहा है ना, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 आ जा रही है। इसी तरीके से B1 B2 को देख लो, 3/6 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी 1/2 आ रहा है। C1 C2 को देख लो आप, 12/24 लिख दो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो अब आप देखो यहाँ पर, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2।
तो अगर ये तीनों ही बराबर हैं तो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन है ये। तो बस आप यहाँ लिख दो, ये कोइंसिडेंट लाइन्स है, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, बस ये ध्यान रखना। तो कोइंसिडेंट लाइन होती है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। इसी तरीके से अगर आप इसको देखोगे, यहाँ भी देखो A1 6 है, A2 2 है, B1 की लिख लो -3 है, B2 की -1 है, C1 की वैल्यू 10 है और C2 की वैल्यू 9 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि A1 A2 आपका 6/2 है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 आ रहा है। B1 B2 अगर आप देखोगे तो -3 -1 माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये भी 3 आ रहा है। लेकिन इसको देखोगे आप C1 C2 तो ये 10/9 है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि A1/A2, जैसे कि देखो मैं लिख देता हूँ, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नो सॉल्यूशन है। तो ग्राफिकली जो है ना, आप इसी तरीके से रेसो को कंपेयर करके आप बता सकते हो कि वो ग्राफ पे इंटरसेक्टिंग होगी, कि लाइन पैरेलल होगी, कि वो कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो इस तरह से आप रेसो को कंपेयर करके देख सकते हो, ठीक है ना। अब बेटा बात करेंगे हम दूसरे मेथड की, जो मैंने आपको बताया था एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है ना। तो आइए उसको देखते हैं। अब बेटा देखो क्या है कि अब हमारा दूसरा जो मेथड है एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। और एल्जेब्रिक में मैंने 3 मेथड बताए थे आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ये मेथड तुम्हारे सिलेबस में कटा हुआ है, लेकिन जानने में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या दिक्कत है, अगर मान लो सीख जाओगे तो क्या होता है, कोई बात नहीं, कटा हुआ है तो क्या हो गया, नॉलेज होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं तीनों मेथड आपको बता दूंगा, वैसे आपको 2 ही मेथड पे विशेष ध्यान देना है, ठीक। तो बेटा पहला मेथड देखो, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा, ये है आपकी इक्वेशन फर्स्ट और ये है सेकंड, ठीक। इनमें से कोई सी भी इक्वेशन आप लेके चलो पहले तो चलो हमने ले लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + y = 5। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x = 5 माइनस में y। इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान सकता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया मेरा। तो मैंने x की वैल्यू ले ली 5 माइनस में y। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो x की वैल्यू 5 माइनस में y है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा सेकेंड इक्वेशन में। तो यहाँ लिख दो सब्स्टिट्यूट, ठीक है। इक्वेशन थर्ड लिख दो आप यहाँ पर, इक्वेशन थर्ड, क्योंकि थर्ड माना है ना हमने, इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में इसको डाल दो आप, ठीक। तो सेकंड इक्वेशन को एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये है। अब x की वैल्यू इसके अंदर आप डाल दो, तो 2 5 माइनस में y -3y = 4। इसको करो आप, 5 2 जा 10, 2y -3y 4। सिंपल तरीके से करते जाओ आप, 2 और 3 कितने हुए, 5y 4। अब ये देखो -5y = 4 माइनस में 10 उधर चला जाएगा, तो ये ठीक है। तो ये है, अब यहाँ कर देता हूँ थोड़ा सा मैं। तो देखो 5y 4 में से 10, ये प्लस का ये माइनस का है, तो जाहिर सी बात है कि बेटा -6 आएगा। तो y की वैल्यू -6/5, माइनस से माइनस कट गया, 6/5 आ गई y की वैल्यू, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ रहा है अच्छी तरह से आपको। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ लिख दो आप, पुट y बराबर है 6 - 5 इन इक्वेशन थर्ड, जो हमने थर्ड इक्वेशन मानी है, ये वाली मानी है ना, तो इसमें पुट कर दो आप। तो x = 5 माइनस में y, तो ये हो गया 5 माइनस 6/5। अब आपको पता ही है इसका तो हमें एलसीएम लेके चलना होता है। तो ये देखो बेटा, ये हो गया 5, 1 5 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6। तो 25 में से 6 गए बेटा, तो 19/5, यानी कि 19/5। तो बेटा x की वैल्यू आ गई हमारी 19/5 और y की वैल्यू 6/5 है, ठीक है ना। इसी इक्वेशन से बेटा मैं एलिमिनेशन मेथड भी करके दिखाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आपको करके दिखाऊंगा। आंसर आप ध्यान रखो, x की वैल्यू आपकी 19/5 और y की हमारी 6/5 सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने करा है। तो इस तरह से ना इस मेथड को आप करके देख सकते हो, किसी भी इक्वेशन को लिया, वैल्यू बनाई उसकी और दूसरे में जाके सब्स्टिट्यूट कर दिया।
ईजी मेथड है बेटा, आराम से अगर आप अच्छी तरह से देखोगे और 2-4 क्वेश्चनों को ट्राई करके देखोगे तो आपको आसान लगेगा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की। अब देखो बेटा, सवाल यही है और इसको मैं इस वाले मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। एलिमिनेशन यानी कि एलिमिनेट कर देना है, यानी कि इसको खत्म कर देना, कहने का मतलब ये। तो मेरे बेटा ये दो इक्वेशन है, आप देख रहे हो, जैसे कि मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसमें क्या करेंगे हम, कोई भी वेरिएबल, जैसे कि मान लो मैंने ये y ले लिया, मैं y के वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि जैसे देखो मुझे y और ये 3y है, इसको मुझे इक्वल करना होगा। तो टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल वी मल्टीप्लाई, अब ये देखो वी मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाई 3, ठीक है। ये पूरी लाइन अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो वैसे समझ लो आप। अब मुझे अगर मान लो कि इसको इक्वल करना है, तो इसको यानी कि 3 बनाना है, तो जाहिर सी बात है ना कि 3 से मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ 1 है तो यहाँ इसको 1 से करोगे तो सेम ही बात होएगी। तो इसको मैंने 3 से कर दिया और इसको मैंने 1 से कर दिया, तो वो तो एक ही बात होएगी बेटा। तो अगर मैंने इसको 3 से करा, यानी कि मैं y के कोफिशिएंट को इक्वल बना रहा हूँ, तभी तो एलिमिनेट होगा ना। तो 3 को इससे भी करना पड़ेगा, तो देखो 3x हो गया और ये आपका हो गया 3y और ये हो गया आपका 15। इसको करोगे 1 से तो ये तो सेम सेम बात आ जाएगी ना बेटा। ये देखो आप, तो ये दो इक्वेशन थी आपकी, ये बन गई आपकी थर्ड, ये बन गई फोर्थ। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसको इसको हम ऐड कर देते हैं। इस इक्वेशन को ऐड करने पे ये क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ऐड करो, देखो ये प्लस का 3y है, ये माइनस का 3y है, ये तो कट गया ना पूरा का पूरा। अब इसको ऐड करोगे तो क्या होगा 5x, इसको ऐड करो तो क्या होगा 19। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5 आई थी ना पहले वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी x की वैल्यू 19/5। अब ये आ गया, सीधा पुट x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन, किसी में भी पुट कर दो, फर्स्ट वाले में ही कर देते हैं चलो हम। तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये ले लो 19/5 y 5 y 5, इसको उधर लेके चले जाओ, माइनस 19/5 हो जाएगा। अब आपको पता ही है जब प्लस माइनस करते हैं तो एलसीएम लेके चलते हैं, तो इसका तो 5 ही एलसीएम आएगा। 1 5 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 19 1 जा 19। 25 में से 19 जाएंगे तो आपको पता ही है 6/5। तो देखो आप y की वैल्यू आ गई आपकी 6/5। तो ये देखो एलिमिनेशन मेथड ये है बेटा, ये भी बिल्कुल इजी सा मेथड है और मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चों को यही मेथड पसंद आता है, ठीक है ना। इधर सीधा सा करा, एलिमिनेट करा किसी भी एक वेरिएबल को, ठीक है, और उसको जो है इसी तरीके से हम निकाल के दिखा सकते हैं, ठीक है। अब बेटा इसी सवाल को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब देखो बेटा इसी इक्वेशन को जो है हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बेटा देखो क्या है ना, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो लेकिन मैं थोड़ा इजी से बता देता हूँ आपको। अब हम क्या करते हैं, जैसे देखो ये x प्लस में y है, इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो ये -5 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसी तरीके से 2x माइनस 3y, इसको इधर ले आओ, -4 इज इक्वल टू 0 बन गया, ठीक है। इस तरह से कर दो। अब इसके बाद जो है ना, इसके बाद आप क्या करो, इनकी वैल्यू लिख लो ए बी सी की। तो जैसे देखो a1 की वैल्यू क्या है 1, a2 की 2 है, b1 की क्या है 1, b2 की क्या है -3, c1 की क्या है -5 और c2 की -4। इतना काम आपने लिख दिया। अब इसके बाद जो है आप क्या करना, ये देखो बेटा यहाँ लिखना x, यहाँ लिखना y और यहाँ लिखना 1, ठीक है। अब इनको देखो आप, तो कैसे करना है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर b1 b2, ये चीज़ ध्यान रखना, b c a b, ठीक है। इस तरह से अब फिर इसको क्रॉस करना है आपको, इससे इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे और इस वाले को इससे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना ये। तो ये ध्यान रखना, आप इसको अंडरलाइन कर देते हैं चलो एक्स वाई को इस तरह से। तो ये आपने करा। अब x की वैल्यू आप बताओ क्या आएगी, चलो यहाँ लिख देते हैं। इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो b1c2 कहलाएगी, b1c2, ठीक है। और यहाँ माइनस का साइन लगा देना ऐसे करके, ठीक है, माइनस ही लगाना, यहाँ ध्यान रखना। अब b2c1, b2c1, b2 को c1 से करा हमने।
अब देखो y की ले लो आप। अब y में क्या होगा, C1A2, तो यहाँ लिख दो C1A2 माइनस C2A2, C2A1, A2 नहीं A1। और अब देखो क्या है 1, यहाँ पर 1 है ना। अब A1B2, A1B2 माइनस A2B1, A2B1। इस तरह से आपने लिख दिया, ये x की वैल्यू, ये y की और ये 1 की, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, इसको मैं देखो अगर मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे आप ए बी सी लेके, लेकिन अगर यहाँ पर होगा तो फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद कोई दिक्कत, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिया है, तो यहाँ पर माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, अब मुझे देखो ये ध्यान रखना, जब भी आपको x की वैल्यू निकालनी होगी इसको 1 वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जब आपको y की निकालनी होगी तो इसको भी 1 वाले से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जब इसको 1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, B1C2 माइनस B2C1 और अपॉन में A1B2 माइनस A2B1, ये हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। और y की वैल्यू, y की भी लिख देते हैं यहाँ पर, y की हो जाएगी आपकी C1A2 माइनस C2A1 अपॉन में A1B2 माइनस A2B1। अब ये जो वैल्यू जो आपने देखी ना यहाँ पर, ये पुट करके देखो आप। तो सबसे पहले देखो B1 क्या है 1, तो ले लो आप 1। C2 पहले मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, C2 की वैल्यू देखो क्या है -4 है, तो यहाँ पर -4 कर दो। अब यहाँ पर माइनस है तो बेटा माइनस लगाया। B2 की वैल्यू देखो क्या है, B2 -3 है, तो यहाँ भी माइनस है, ये भी -3 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस का 3 कर देंगे। अब C1 की वैल्यू देख लो क्या है, माइनस में 5 है, ठीक है, ऐसे ही पुट करते जाओ, ठीक। A1 देखो क्या है 1 है, मल्टीप्लाई, B2 की वैल्यू क्या है -3 है, फिर माइनस का साइन लगाओ। A2 क्या है 2 है, मल्टीप्लाई, B1 क्या है आपका 1 है। अब जरा इसको करो, देखो आप 4 1 जा 4, माइनस का 4 हो गया, 5 3 जा 15, तो माइनस का 15 हो गया। इसको करो 3 1 जा 3, माइनस का 3, 2 1 जा 2, माइनस का 2, तो ये हो गया आपका माइनस का 19 और ये हो गया माइनस का 5। माइनस से माइनस कट गया, क्या आया 19/5 आया कि नहीं आया एक्स की वैल्यू, समझ में आ रही है अच्छी तरह से। इसको भी करके देख लो आप, C1 देख लो आप क्या है -5 है, चलो A2 की वैल्यू देख लो क्या है 2 है, 2 डाल दो, माइनस C2 देखो आप -4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। A1 की वैल्यू क्या है 1 है, मल्टीप्लाई में 1 डाल दो। A1B2, अब यहाँ देखो ये तो सेम रहता है, देखो A1B2 A2B2 दे रखा है ना B1, तो इसको जो है यही मैं लिख देता हूँ 1 मल्टीप्लाई -3, 2 मल्टीप्लाई 1। अब इसको देखो आप 5 2 जा माइनस का 10 और प्लस में 4 हो गया, और ये -3 -2 हो गया। अब -10 + 4 क्या होगा, माइनस का 6, और ये हो गया -5, माइनस से माइनस काट दो, 6/5 जो है आपकी इसकी वैल्यू आ रही है। तो तीनों मेथड से मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे अच्छा हुआ ये मेथड कट गया क्योंकि हमारे समझ से बाहर हो रही है, लेकिन बेटा अगर इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये भी आपको ईजी लगेगा, ठीक है ना। तो समझने के लिए क्या जाता है, कोई बात नहीं कट गया तो क्या हो गया, लेकिन समझना जरूरी है ना हर चीज़ को, भले ही बुक में है, बुक में तो दे ही रखा है ना, तो इसको समझना जरूरी था, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। आपको सिर्फ 2 मेथड पे फोकस करना है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। अब एक चीज़ और बतानी बेटा, ठीक है, रिड्यूसिंग, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे रिड्यूसिबल मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो बेटा, अगला जो टॉपिक है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि इसको रिड्यूस करके, यानी कि इसको छोटा करके जो है कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी इस इक्वेशन को देखेंगे, आधे बच्चे सोचेंगे सर ये क्या लिख दिया आपने, ये तो हमारे समझ से बाहर है। लेकिन बेटा जब मैं समझाऊंगा ना आपको तो ये भी आपको ईजी लगेगा बिल्कुल ही, ठीक है। इसको रिड्यूसिबल कर दो, यानी कि रिड्यूस कर दो इसको। तो जैसे देखो यहाँ दे रखा है 1/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2, इसी तरीके से यहाँ देख सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इसको बेटा हम ये मान लेते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। लेट 1/x-1 को मैं u मान लेता हूँ, ज़्यादातर u v मानते हैं, तुम कुछ भी मान सकते हो,
ठीक है, एंड 1/y-2 को मैंने v मान लिया। ठीक है, अब अगर मैंने ये मान लिया तो अब इसको देखो आप, ये तो मैंने u मान लिया, तो इसका मतलब ये हो गया, ये u हो गया प्लस में इसको मैंने माना v, तो ये v हो गया इज इक्वल टू 2। अब बताओ, अब ये ईजी लग रहा है ना आपको? ये बोलोगे सर ये तो बड़ा भयंकर लग रहा था, अब देखो ये आसान सा लग रहा है। तो बेटा ये एक तरह से ये थर्ड इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से इसको लिखोगे आप, तो ये 6 ऊपर 6 है तो ये u, तो 6u हो जाएगा, ध्यान रखना ये बात। और ये 3 है तो 3v हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ये बेटा फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब क्या करोगे इसको, अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो। कैसे? v के कोफिशिएंट को इक्वल बना दो। अब देखो यहाँ पर -3v है, तो इसको भी 3 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना है मुझे 3 से, यानी कि टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ v इक्वल v मल्टीप्लाई थर्ड इक्वेशन बाई 3। इस तरह से लिख भी सकते हो, मैं ये लिख नहीं रहा। तो मैंने इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बेटा हो जाएगा 3u, एलिमिनेशन कर रहा हूँ ध्यान रखना, और ये 3v इज इक्वल टू 3 2 जा 6 हो गया। अब ये तो 1 से करोगे तो सेम ही सेम आ जाएगा, तो 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1 हो गया। अब सीधी सी बात है, ये एलिमिनेट करने के लिए मैंने इस इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो ये देख सकते हो ये तो क्रॉस हो गया, 6 और 3 कितना हुआ, 9u हो गया, और ये हो गया 7। तो u की वैल्यू बेटा आप देख रहे हो 7/9 आ गई। ये आप अच्छी तरह से समझ रहे हो। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसी u की वैल्यू को थर्ड वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। 7/9 इन इक्वेशन थर्ड, देख सकते हो आप। ठीक है ना, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं, u प्लस वी इज इक्वल टू 2। यू की वैल्यू हो गई 7/9 प्लस वी इज इक्वल टू 2 हो गया। तो v जो है मेरा 2 माइनस 7/9, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं। एलसीएम आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 1 9 जाना 9 2 जा 18 हो जाएगा, और ये 7 9 1 जा 9 7 1 जा 7। तो 18 में से 7 जाएंगे बेटा तो 11 होगा। तो 11/9 हमारा जो है v की वैल्यू आ गई, और 7/9 हमारी u की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है ना। तो अब आपको देखो, अब आपने यहाँ पर माना था 1/x-1 आपने u माना था, तो यहाँ पर पुट कर दो बस। u की वैल्यू क्या है, 7/9 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे इसको, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7x हो जाएगा, और 7 1 जा 7, 9 1 जा 9 हो जाएगा। तो ये देखो आप 7x 9 उधर जाके 7 प्लस का हो जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू 9 7 16। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 16/7। ये हमारी आ गई, देख सकते हो अच्छी तरह से। अब जो है हमने माना था 1/y-2 मैंने माना था v, तो 1/y-2 v की वैल्यू क्या निकली थी हमारी, 11/9। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो 11 और y को करोगे तो ये 11y हो जाएगा, और 11 2 जा 22, 9 1 जा 9। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ लिख दूँ ताकि यहाँ आपको दिख ही रहा होगा, चलो कोई नहीं, यहाँ लिख देते हैं 11y 9 प्लस में 22। तो y की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पर क्या आ गई, 22 और 9, 22 और 9 कितना हुआ, 9 2 11, 31, और 11 नीचे चला जाएगा। तो y की वैल्यू 31/11 आ गया, x की वैल्यू 16/7 आ गया। तो ये था बेटा इस चैप्टर का सबसे लास्ट मेथड, और ये लास्ट की एक्सरसाइज देखोगे इसी मेथड से आपको सॉल्व करके देखनी है। ठीक है, तो बेटा चैप्टर 3 की जो भी बातें थी वो मैंने सारी बातें आपको इसमें बता दी हैं। ठीक है ना, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके मुझे बताना। वीडियो बेटा अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो। ठीक है, चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, क्योंकि बेटा अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, तो हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है। हम भी सोचते हैं कि चलो जितना भी हमें थोड़ा बहुत आता है वो बच्चों को दिया जाए। ठीक है ना, तो बेटा चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते बेटा।